हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आई एम संजय बंसल। ये आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरा पहला लेक्चर है। आपको थर्ड चैप्टर से रिलेटेड सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन सभी वीडियो लेक्चर्स में मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, फिजिक्स की। जो हमारे दो पहले चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मतलब उसमें हम स्टडी करते थे इलेक्ट्रिक चार्जेस की व्हेन दे आर एट रेस्ट। और इस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ चार्जेस की, मतलब चार्जेस इन मोशन की स्टडी। बट यहाँ पर जो चार्जेस का फ्लो है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो चार्जेस का फ्लो एक सर्किट में यूनिफॉर्म मोशन में हो, या चार्जेस का फ्लो एक सर्किट में एक्सेलरेटेड मोशन में हो। यदि हम स्टडी करेंगे चार्जेस के फ्लो की जब मोशन का यूनिफॉर्म है, तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब स्टडी करेंगे चार्जेस इन मोशन की, बट ये एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हम चार्जेस इन मोशन बट यूनिफॉर्म मोशन। और फिर हमारे जो अगले दो चैप्टर आएंगे वो फिर एक्सेलरेटेड मोशन के होंगे, जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक कंडक्टर में जो चार्जेस का जो फ्लो होता है, तो हम कहते हैं इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। और इस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होते ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बट इस केस में जब एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस मोशन में होते हैं, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानें कि भी एक कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट, नेसेसरी कंडीशन ये है कि सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जब तक सर्किट में हर दो पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। और इस काम के लिए हम सर्किट में एक सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। सेल या बैटरी सर्किट में हर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को बना के चलती है। अब सेल या बैटरी एक सर्किट में क्या काम करेगी, इसको स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम एक सेल या बैटरी सर्किट में लगाते हैं, तो सर्किट में लगाते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगी, वो भी लाइट की स्पीड से। सेल या बैटरी आपने सर्किट में लगाई, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्किट में उपस्थित चार्ज्ड पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगा के उनको एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर कर देगी। और जब ये सारे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में चलेंगे, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल या बैटरी ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के उनमें डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो हम कह सकते हैं सेल या बैटरी चार्जेस को मूव कराने में वर्क करती है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उनके ऊपर फोर्स लगाती है, और ऐसा करके सेल या बैटरी एक सर्किट में हर दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बना के चलती है, जो कि चार्ज के फ्लो होते रहने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ईएमएफ की। जैसे सेल या बैटरी वगैरह आप देख रहे हो कि भी एक सेल या बैटरी जब तक इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं लगी होगी, तब तक वहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो एक सेल या बैटरी या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि सर्किट में चार्ज फ्लो के लिए जरूरी है, उसी को हम सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। और सोर्स ऑफ ईएमएफ के एग्जांपल है सेल, बैटरी, डायनेमो, सोलर सेल एटसेट्रा। ये हमारे सोर्सेज ऑफ ईएमएफ के एग्जांपल है।
जो बैटरी होती है, आपको पता होगा बैटरी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन सीरीज से मिलके बनती है। जब हम कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। अब एक सेल क्या काम करती है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और सेल अपनी केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड है उसी की कॉस्ट पर ये सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देती है। जबकि डायनेमो में, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, डायनेमो या जनरेटर में यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि सोलर सेल के बारे में तो आप जानते हो यहाँ पे कि हम जो सन से निकलने वाली रेज है, जो सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कुल मिला के अब हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, कुल मिला के अब हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि भी जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो एक प्रकार से सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सोर्स ऑफ ईएमएफ या सोर्स ऑफ एनर्जी एक सर्किट में वर्क करता है, अपनी खुद की एनर्जी की कॉस्ट पर वर्क करता है। मतलब ये अपनी एनर्जी खर्च करता है सर्किट में, और एनर्जी खर्च करके ये सर्किट में हर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बना के चलता है। तो किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ का सर्किट में होना जरूरी है, क्योंकि वो सर्किट में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा और वहां पे फिर चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगा के उनको मोशन में सेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, और ये सारा काम वो अपनी एनर्जी की कॉस्ट पे करता है। अब हम ईएमएफ की डेफिनेशन ले लें। जैसे स्टूडेंट्स हम मार्केट जाते हैं और हम कहते हैं मार्केट में जाके भी हमें 2 वोल्ट की सेल दे दो, वो जो 2 वोल्ट हम बोलते हैं वो उस सेल का ईएमएफ है। अब हम ईएमएफ की यहाँ पे 2 डेफिनेशन लेंगे। ईएमएफ जो है ये एब्रीविएशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी ईएमएफ की डेफिनेशन ले लें। तो ईएमएफ की 2 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ की ईएमएफ क्या होती है, इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ in moving unit charge once in the complete circuit। complete circuit में 1 कूलम चार्ज को एक बार मूव कराने में सो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो वर्क करेगा, वर्क वही वर्क डन उसकी ईएमएफ कहलाएगी। अभी इसको और फर्दर फॉर्मूलाज के लिए डिस्कस करते हैं। दूसरा इसकी डेफिनेशन ही है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैं आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ पर मैंने एक जिंक रॉड लगा दी है और यहाँ पर मैंने दूसरे वाले बीकर में, ये सब आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ये कॉपर की रॉड है और इस बीकर में हमने ले लिया है जैसे कि जिंक सल्फेट ले लिया और इस बीकर में हमने ले लिया है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट ले लिया इस बीकर में। तो इस और साथ ही हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, की के थ्रू कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम इन्वर्टेड यू ट्यूब भी लगा देते हैं। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर की किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर देते हैं। फिर आपको पता है भाई यहाँ पे भी रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर -0.76 का पोटेंशियल आ जाता है और इस वाली कॉपर की रॉड पे 0.34 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। ये तब है जब सर्किट से सेल से करंट नहीं ले रहे अभी हम, कि हमारी ओपन है। तो इन एक सेल की जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों के जो पोटेंशियल्स हैं, इन पोटेंशियल्स के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है वही सेल की ईएमएफ कहलाती है। तो ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस सेल। जब सेल हमारी ओपन सर्किट में हो, सेल ओपन सर्किट में है, इसका मतलब ये है कि सेल से हम कोई करंट नहीं ले रहे। जब सेल से कोई करंट नहीं लेंगे उसी केस में
इसके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है और उसी को सेल की ईएमएफ कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस वाली सेल की ईएमएफ क्या हुई, इसकी ईएमएफ हुई इसका पोटेंशियल 0.34 माइनस इसका पोटेंशियल, माइनस माइनस मेक्स प्लस 0.76 एंड इट बिकम 1.10 वोल्ट। तो दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे ईएमएफ की ले ली है, ठीक है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। पहले इस वाले ठीक है फॉर्मूला डेवलप करते हैं वर्क डन ईएमएफ का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर ईएमएफ, मान लीजिए स्टूडेंट कि किसी एक सर्किट में Q कूलम चार्ज को एक बार पूरे वंस इन ए कंप्लीट सर्किट 1 कूलम चार्ज को एक बार पूरे सर्किट में मूव कराने में जो वर्क डन हुआ है वो W हुआ है। तो 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार मूव कराने में कितना वर्क होगा, W/Q। और यही तो ईएमएफ होता है कि भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज वंस इन द कंप्लीट सर्किट। तो ईएमएफ की हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया, ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं W/Q और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 वर्क की जूल और चार्ज की कूलम। हम कहेंगे भी हमारी सेल की ईएमएफ 1 वोल्ट है। जब वो सेल पूरे सर्किट में एक बार 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क करेगी तो उसकी ईएमएफ को 1 वोल्ट कह देंगे। अब जैसे मार्केट से हम तो 2 वोल्ट की सेल लेकर आए, तो इसका मतलब ये है कि वो वाली सेल पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को एक बार मूव कराने में 2 जूल का वर्क कर रही है। तो ईएमएफ के लिए हमारे पास ना पहला फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, यूनिट ईएमएफ की वोल्ट हो गई है। अभी हम इसका एक फॉर्मूला और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उसको भी देखिए, अनदर एक्सप्रेशन। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि किसी सर्किट में यूनिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस डीएल से मूव करता है। हमारे पास एक सर्किट है क्लोज्ड और उसमें यूनिट चार्ज ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल से ट्रेवल किया। तो इस काम के लिए जो वर्क डन डीडब्ल्यू हुआ, वर्क आपको मालूम ही है वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बट स्टूडेंट ये कौन सा फोर्स है जो कि यूनिट चार्ज पे लगा। अब आपको पता भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। और ये वही तो फोर्स है जो यूनिट चार्ज पे लग रहा है। तो यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको ई डॉट डीएल करके लिख दिया हमने, डीडब्ल्यू हमारा इतना हो गया। बट ये तो स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल के लिए। हम तो टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में एक बार यूनिट चार्ज को मूव कराने में। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन पे सर्कल, सर्कल का मतलब कंप्लीट सर्किट में, पूरे सर्किट में, क्लोज पाथ में। तो ये हमारी ईएमएफ, ये जो वर्क डन हुआ यही तो ईएमएफ आ गई। दिस इज द ईएमएफ। तो इसको हम एक और तरीके से भी रीड करते हैं, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड पाथ। तो स्टूडेंट 1 नंबर का बड़ा शानदार क्वेश्चन तैयार होता है कि भाई इसका मीनिंग बताइए, इसका क्या मीनिंग है। तो ये एक सेल की या सोर्स ऑफ ईएमएफ की ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज वंस इन द कंप्लीट सर्किट। और इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड पाथ। तो ये हमने ईएमएफ की एक फॉर्मूला ये बनाया, एक फॉर्मूला ईएमएफ के लिए हमने ये लिखा।
और एक मैंने आपको बताया भी, एक सेल से जब हम कोई करंट नहीं लेते तो सेल के दो जो पोटेंशियल्स होते, दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते, सेल जब ओपन सर्किट में है, तो उस डिफरेंस को भी हम ईएमएफ बोलते हैं। अब हम बात की जो ईएमएफ है, अब हम ईएमएफ की फुल फॉर्म की बात करते हैं। ईएमएफ स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज रॉन्गली नेम्ड, लेकिन ईएमएफ को ना ये नाम गलत दे दिया गया है। रॉन्गली नेम्ड कैसे? देखिए, ईएमएफ नाम से तो ऐसे पता लगता है कि जैसे कि ईएमएफ एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बट आप समझ चुके हो ईएमएफ फोर्स नहीं है। ईएमएफ तो वर्क डन है, जो कि सोर्स ऑफ ईएमएफ करता है सर्किट में 1 कूलम चार्ज को एक बार मूव कराने में। तो अभी तो हम कहते हैं ईएमएफ इज रॉन्गली नेम्ड, ये फोर्स को नहीं बल्कि ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर ईएमएफ now let us discuss current carriers or charge carriers. Current carriers or charge carriers. Current carriers or charge carriers are those charged particles whose flow in a definite direction constitutes the electric current. तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा कि करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके फ्लो से डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होने से वो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। भाई, जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होगा तो किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल्स को तो फ्लो होगा ही, और वही चार्ज पार्टिकल को हम बोल देंगे करंट कैरियर या चार्ज कैरियर्स। तो ऐसे कुल 4 तरह के करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स हैं जिनके फ्लो से एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और ये 4 प्रकार के करंट कैरियर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 पॉजिटिव आयंस, नंबर 3 नेगेटिव आयंस, नंबर 4 होल्स। स्टूडेंट, इनके अलावा कोई भी पांचवा चार्ज पार्टिकल्स नहीं हो सकता कि जो कि सर्किट में फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट बनाए। जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इन्हीं चारों में से किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा होगा, या इनमें से किन्हीं 2 पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा होगा। इन्हीं के फ्लो से ही सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंडक्टर्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करें चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स। सॉलिड कंडक्टर्स का मतलब है मेटालिक कंडक्टर्स या एलॉयस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये पूरे सर्किट में ये पूरी कंडक्टिंग बॉडी में मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हम कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट ये रैंडमली मूव करते रहते हैं एक सर्किट में, रैंडमली। जब तक इनका फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होगा, सर्किट में करंट नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, इनके रैंडमली जो रैंडम डायरेक्शन है उसको हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में कैसे बदलेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, किसके थ्रू? सोर्स ऑफ ईएमएफ के थ्रू। जैसे सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हमने लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करेंगे और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा। इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करके तब इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। नंबर 2, चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड कंडक्टर्स। लिक्विड कंडक्टर्स में जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका एग्जांपल जैसे कि हम ले NaCl का एक्वस सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो इस केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के फ्लो से ही सर्किट में करंट बनेगा। और ये चार्ज्ड आयंस कब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड केस, चार्ज कैरियर्स इन गैसेस। गैसेस में कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स आपको पता होगा गैसेस वैसे तो जनरली इंसुलेटर होती है, गैसेस जनरली इंसुलेटर्स होती हैं, लेकिन यदि गैसेस को अगर आयोनाइज कर दिया जाए तो आयोनाइज करने पर फिर वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अब गैसेस को आयोनाइज कैसे किया जाएगा? गैसेस के ऊपर या तो हम एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करें, भी गैस को हम एक कह लीजिए ग्लास ट्यूब में भर दें, दो एंड पर दो हम इलेक्ट्रोड्स लगाएं और उनके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करें, तो वहां पे प्रेजेंट गैसेस का आयोनाइजेशन हो जाएगा। या फिर गैसेस को हम एक्सपोज करें हाई एनर्जी एक्स रेज के ऊपर, जैसे एक्स रेज की बौछार हम गैसेस के ऊपर करेंगे वो आयोनाइज हो जाएंगी, और जब वो आयोनाइज हो जाएंगी तो उस केस में वो पॉजिटिव आयंस की एंड इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती हैं। और फिर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक करंट बनेगा। बट स्टूडेंट एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव आयंस का फ्लो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा सर्किट में। जिस सर्किट में हम गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, वहां पर पॉजिटिव आयन एक डायरेक्शन में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट चलेंगे। तो हम ये ना सोचें कि भाई इसकी वजह से करंट और इसकी वजह से करंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट का डायरेक्शन वही माना जाएगा जो पॉजिटिव आयंस के फ्लो की वजह से करंट का डायरेक्शन होता है। तो दोनों ही करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी करंट कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन वो मान के चलते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस का फ्लो होता है या फिर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है उसका अपोजिट। तो दोनों ही करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट केस हम लेके चल रहे हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो स्टूडेंट सेमीकंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो तरह के हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। होल्स आपके लिए नया है बट अभी मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, जहां पर इसका स्थान आएगा इसको वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस करके हम अपने 10 मिनट खराब नहीं करेंगे, आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो गए, गैसेस में करंट कैरियर्स पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। लिक्विड कंडक्टर्स में पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस हो गए, सॉलिड कंडक्टर्स में मतलब मेटल्स में ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये सभी के सभी चार्ज पार्टिकल्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में तब मूव करेंगे जब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, जब सर्किट में हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स के बाद
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मेजरमेंट। स्टूडेंट आपको पता ही है कि फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको फिर मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross section of the circuit सर्किट के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसी को हम बोल देंगे उस सर्किट में फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डेल्टा क्यू चार्ज ने फ्लो किया, तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी का जो करंट आएगा वो हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बट स्टूडेंट ये जो करंट है ये एवरेज करंट है इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी का। जब भी एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए करंट निकालते हैं तो वो उस इंटरवल का एवरेज करंट कहलाता है। तो यहां पर हम करंट की बात करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन स्टूडेंट जब निकालें करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम करंट की बात करें तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट हुआ करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसका फॉर्मूला फिर हम कैसे लिखते हैं, ये डी क्यू अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है एट एनी टाइम टी। व्हाट इज डी टी, व्हाट इज डी क्यू? डी टी तो है वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इमीडिएटली आफ्टर टी, और डी क्यू इस दौरान फ्लो करने वाला चार्ज। तो यहां पर हम जो टाइम इंटरवल लेंगे वो बहुत बहुत स्मॉल लेंगे, जो कि समझिए प्लग झपकते बीत जाएगा, और उस दौरान कितना चार्ज फ्लो करेगा, बस वही रेशियो वो इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा। तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये एवरेज करंट और ये इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन मान लीजिए कि एक सर्किट में करंट कांस्टेंट है, करंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकाल लीजिए करंट हमको सेम मिल रहा है। तो जब सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज करंट है और जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो दोनों सेम रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ने से पहले हम चलो पहले डेफिनेटली हम इसकी यूनिट की बात और कर लें। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, तो यूनिट करंट की होती है एसआई यूनिट इसकी एम्पियर होती है, एंड 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो जब भी किसी एक सर्किट में किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर सेकेंड, तुम बोल देंगे हमारा इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का है। सर्किट के हर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज निकल रहा है, कह दीजिए करंट 1 एम्पियर का है। और यहां पर हम इस फॉर्मूले को एक और फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो डेल्टा क्यू बराबर होता है एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन डेल्टा टी, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि भी क्यू बराबर एन ई। तो इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ने से पहले इस इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड के लिए भी अच्छे रहेंगे और जो नीट क्लासेस हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे माने जाते हैं। तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
स्टूडेंट्स हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है चार्ज फ्लोइंग Q in time t is given by Q equals to 2t square plus 3t plus 5. Find नंबर 1 करंट एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। बी आपको एवरेज करंट निकालना है फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट जब करंट हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं, जैसे कि हम निकाल रहे हैं t बराबर 2 सेकेंड पे जब हम करंट निकाल रहे हैं तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं, तो उस टाइम तो उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है dq/dt। तो ये लिखा d और dt लिखा और q की जगह लगा दीजिए सब कुछ, ये रहा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इट विल बी 4t प्लस 3। डिफ्रेंशिएशन करके i हमारा जो है, अब देख तो 4t प्लस 3 निकल आया। हमें करंट t निकालना है 2 सेकेंड पे, तो t को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस t बराबर 2 सेकेंड पे, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इट इज 11 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट जो है वो 2 सेकेंड पर जो करंट है वो 11 एम्पियर का रहेगा। इसका बी पार्ट पर आ जाइए, इसका बी पार्ट क्या है। अब आपको एवरेज करंट निकालना है 0 से 2 सेकेंड में। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हमारे पास है भाई, कुल कितना चार्ज ने फ्लो किया और कुल कितना समय लगा। तो हम देख लेते हैं भाई कि भाई 2 सेकेंड पर कितना चार्ज था और 0 समय पर कितना चार्ज था। ये हमारा डेल्टा क्यू, और टाइम कितना लेके चल रहे हैं, 2 सेकेंड का हमारा इंटरवल है। तो Q2 यहाँ पे 2 पुट कीजिए, t की जगह 2 लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 5 19, 19 आ जाएगा ये अपॉन में, और माइनस 0 टाइम पे कितना है, ये 0 ये 0 5, 0 टाइम पे करंट है 5 अपॉन में 2, 19 माइनस 5 हो गया ये 14, 14 अपॉन 2, सो दिस इज 7 एम्पियर। ये 7 एम्पियर का निकल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। If I equals to 10 minus 4t ampere, find charge flowing through wire from 0 to 2 सेकेंड। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपको ना करंट की इक्वेशन दी हुई है, टाइम के फंक्शन है करंट, आपको चार्ज निकालना है इस केस में। तो हम जानते हैं I बराबर कितना होता है dq अपॉन dt। तो जब भी आपको चार्ज निकालना हो आपको फट इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, dq को अलग करना होगा, I इंटू dt बनेगा। आपको चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। ये आपका चार्ज q निकल आएगा, और आपको चार्ज की जो लिमिट्स है 0 से 2 सेकेंड के लिए, ये 0 to 2, तो ये लिखा हमने 0 to 2, I की जगह लिखा 10 माइनस 4t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन हो गया 10t माइनस t स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2t स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to 2, 0 to 2। पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। अपर लिमिट में 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, माइनस फिर 0 में 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 12 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 12 कूलम का आंसर आ गया। एक थर्ड न्यूमेरिकल और देखिए। थर्ड न्यूमेरिकल में चार्ज Q दिया गया है t स्क्वायर e माइनस 2t
find out time when I changes its direction। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सभी फंसेंगे कि जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये क्वेश्चन समझिए कि आपको चार्ज क्यू की इक्वेशन दी हुई है और आपको वो टाइम निकालना है जिस समय पर करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। अब यहाँ पे हर कोई अटक जाता है, फंस जाते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि करंट कब डायरेक्शन चेंज करेगा, आप इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत यूजफुल पॉइंट कि व्हेन I बराबर 0 करंट चेंजेस द डायरेक्शन, करंट चेंजेस द डायरेक्शन। ये आप याद रख के चलिए। ये कुछ उसी तरह की बात है, जब वेलोसिटी इज 0 देन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी चेंज। तो जब भी सेकंड में करंट 0 होगा उस समय करंट अपना डायरेक्शन बदलता है। तो पहले तो आप इसमें करंट की इक्वेशन निकालिए और करंट I कितना होता है, dq/dt होता है। ये ddt लिखा और q की जगह हमने लिख दिया t²e⁻⁻²t। इंटीग्रेशन सभी को आता ही होगा, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का हमने ये डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन t², पहले उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 2t, सेकंड वाले को एज इट इज रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज रखिए और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो e⁻²t का डिफरेंशिएशन सबको पता ही होगा, e⁻²t एज इट इज, और फिर -2t का अलग से और डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज -2। और मैंने कहा भाई करंट हमारा 0 होना चाहिए, तो अगर I हमारा 0 है तो ये हो गया 2t e⁻²t और ये -2t²e⁻²t, ये 0 हो जाएगा। अब इसको 0 होने के लिए ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, तो लिख देंगे 2t e⁻²t इक्वल्स टू 2t²e⁻²t। e⁻²t से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक t से आप देखते हो t कैंसिल हो गया, तो t बराबर 1 सेकंड इसका आंसर निकल आएगा। तो t जो है 1 सेकंड के बाद, ठीक है, करंट 0 हो रहा है और जब करंट 0 होता है उसी समय करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसका आंसर आ गया आफ्टर t बराबर 1 सेकंड, इस समय करंट 0 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये 3 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं जो हमने स्टडी किया है। थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा पर्टिकुलर इसको ध्यान दीजिए। अगली क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे जो अभी तक हमने स्टडी किया है, और फिर आगे फर्दर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।